हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग की यूनिट 4 का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग जानेंगे अर्धचालक के बारे में कि क्या होते हैं अर्धचालक और उनके प्रकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो जो अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अथवा निज अर्धचालक इसे कहते हैं, दूसरा होता है अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक होता है उसे बोलते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक अर्धचालक या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि शुद्ध अथवा निज अर्धचालक क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक के बारे में। यहाँ पे जो अशुद्ध अर्धचालक है उसके भी दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप का अर्धचालक और पी टाइप का अर्धचालक। एन टाइप के अर्धचालक को कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप के अर्धचालक को इंग्लिश बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होता है शुद्ध अथवा निज अर्धचालक। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले शुद्ध अर्धचालक के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, शुद्ध अर्धचालक मतलब इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ हम लोग नहीं मिलाते, मतलब इसमें कोई भी अशुद्धियाँ नहीं मिलाई गई होती हैं। शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो, अपद्रव्य का मतलब कोई अशुद्धि ना मिलाई गई हो, उसे निज अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन है ना, जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक है। अपनी प्राकृतिक अवस्था से तात्पर्य ये है कि इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिलाई गई है। जिस तरह से ये प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं उसी अवस्था में अगर इसको लिया जाए तो ये कहलाएगा एक शुद्ध अर्धचालक। इनमें प्रत्येक की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। इसमें जर्मेनियम को देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 32। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो 2, 8, 18 और 4 में टूटेगा, तो इसके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, इसीलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। वहीं सिलिकॉन को देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 14 है, तो इसको तोड़ेंगे 2, 8 और 4 में टूट जाएगा, तो इसके भी लास्ट कोष में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो 4 जा रहे हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। यानी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में ये परमाणु एक क्रमित व्यूह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक परमाणु एक समचतुष्फलक अर्थात रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के किसी कोने पर स्थित होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है शुद्ध अर्धचालक का जो हमने बना के स्ट्रक्चर रखा है उसके बारे में। यहाँ पर ये एक जर्मेनियम या सिलिकॉन का कह सकते हैं परमाणु है, जर्मेनियम सिलिकॉन का परमाणु है। इसके जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन थे 4, वो 4 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से यहाँ पे दर्शा दिए। सभी परमाणु के अंतिम कोष में जो 4 इलेक्ट्रॉन है हमने यहाँ पे इस तरीके से दर्शाए हैं। तो ये जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं ये अपने इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, और उसके जो बगल या इसके जो पड़ोसी परमाणु होगा जर्मेनियम या सिलिकॉन का, उसके पास भी अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो परमाणु होता है ये इसके साथ साझा कर लेगा, ये इसके साथ साझा कर लेगा, और ये इसके साथ साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेगा, है ना। मतलब 4 इस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन है, 4 इसके पड़ोसी के पास होंगे, तो उनसे ये एक एक इलेक्ट्रॉन का हर परमाणु से साझा करके ये 4 परमाणु से एक जो है परमाणु साझा कर पाता है। जैसे इस परमाणु को देखेंगे तो इसने इस परमाणु से, इससे और इससे और यहाँ इससे 4 परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का साझा किया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये समचतुष्फलक का जो है निर्माण करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 4 इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेगा, इसके अंतिम कोष में 4 ही इलेक्ट्रॉन थे तो अब कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इसका स्थायित्व पूरा हो गया है और ये एक जो है स्थायी संरचना बना लेगा। अब इसमें कोई भी हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो शुद्ध अथवा निज अर्धचालक होता है वो एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। एक समान टेम्परेचर पर या फिर कह सकते हैं परम ताप पर जो है
जो निज अर्धचालक होते हैं ये एक अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसकी जो आगे थ्योरी है उसको मैं बताता हूँ, आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को मैंने समझाया कि परम शून्य के समीप जो है सभी इलेक्ट्रॉन जो है दृढ़ता के साथ इस परमाणु के साथ बंधे रहते हैं और विद्युत चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है तथा अर्धचालक के जैसे ये व्यवहार करते हैं। क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बंधे हुए हैं तो यहाँ कोई भी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं कराता है, तो ये अचालक की भांति व्यवहार करेगा। अब इसके आगे जानेंगे कि ये किस तरह से चालक बन पाता है ना। अब इसके आगे क्या होता है कि जब जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के साथ संयोग बंध को तोड़कर मुक्त होता है। अब ऊर्जा मिलने के पश्चात जब यहाँ से कोई भी परमाणु जो है इस साथ संयोग बंध को तोड़कर एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लो इसका बॉन्ड टूट गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त हो गया, तो मुक्त होने के पश्चात करें तो उस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस प्लेस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इसके फलस्वरूप परमाणु में जो स्थान रिक्त हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं कोटर। अब यहाँ पर जो हमें खाली स्थान दिखाई पड़ता है उसको बोला जाता है कोटर या फिर होल्स। जब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा साथ संयोग बंध को तोड़ने के पश्चात तो वहाँ पे बन जाएगा खाली स्थान जिसको हम लोग कहेंगे कोटर, होल्स। क्रिस्टल जालक में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण किसी दूसरे परमाणु का साथ संयोग बंध पहले परमाणु के साथ संयोग बंध के निकट पहुंचता है। जब यहाँ पे होल्स बन जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके मुक्त क्षेत्र में कहीं घूमने लगेगा। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की हो चुकी है कमी। जब कोई परमाणु दूसरा परमाणु घूमता हुआ इसके पास जब पहुँचेगा तो ये क्या करेगा, उस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये होल ट्रांसफ़र हो जाएगा उस परमाणु के पास। और ये प्रक्रिया इसमें लगातार चलती रहती है जिससे कि होल एक परमाणु से दूसरे परमाणु में ट्रांसफ़र होता रहता है और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी मुक्त रूप से गति करता रहता है। तो कहा गया है आगे, तब पहला परमाणु दूसरे परमाणु की साथ संयोग बंध से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी इलेक्ट्रॉन कमी को पूरा कर लेता है। इस प्रक्रिया में कोटर पहले परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित हो जाता है। तो यही मैंने बताया आप लोगों को कि ये प्रक्रिया लगातार आगे तक चलती रहती है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूमा करता है। अब आगे इसमें कहा गया है कि ये क्रिया लगातार चलती रहती है तथा इस प्रकार कोटर भी क्रिस्टल के भीतर यादृच्छ गति करते रहते हैं। मतलब कोटर जो है एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक पहुंचता रहता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की उसकी ज़रूरत है जब उसके पास कोई दूसरा परमाणु आता है तो उससे उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो कोटर ट्रांसफ़र हो जाता है उसके पास। जब क्रिस्टल बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो कोटर यादृच्छ गति के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की दिशा में भी चलने लगता है तथा इस कारण क्रिस्टल में विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रकार क्रिस्टल में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों की गति के कारण होता है। तो जैसा कि हमने देखा है कि हम लोग पढ़े भी हैं धातुओं में या किसी भी चीज़ में जो विद्युत क्षेत्र का प्रवाह होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इसमें फ्रीली मूव कर ही रहा होता है, लेकिन जो कोटर है वो भी, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए जब कोई परमाणु इसके पास आता है तो वो उससे इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और कोटर ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे परमाणु के पश्चात पास, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है और ये एक चालक की भांति व्यवहार करता है। नोट करिए इसको आप लोग। तो परम ताप पर हमने चीज़ों को समझ लिया। हम देखते हैं अगर क्रिस्टल का ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों तक कोटरों के उत्पादन की दर बढ़ जाती है। जैसे अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो उससे क्या हुआ, जो यहाँ पे कोटर सिर्फ एक टूटा हुआ है, क्योंकि हम लोग देखे थे जब इसको कोटर बना था तो कैसे बना था, उसने एक ऊर्जा ग्रहण की थी, है ना। एक इलेक्ट्रॉन ने जिसने ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण कर ली थी वो टूट गया था, तो वहाँ पे हमें क्या मिल गया था, कोटर और एक
मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि इसके ताप को और बढ़ाया जाए अगर, तो अर्धचालक में जो इसकी चालकता होती है ये बढ़ जाती है। साधारण ताप पर जर्मेनियम के 10⁹ परमाणुओं में केवल एक साथ संयोजक बंध टूटता है। कहने का मतलब इतना ज़्यादा हम लोग परमाणु लेंगे 10⁹ के करीब, तब हमें कहीं एक जो है परमाणु का साथ संयोजक बंध टूटता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब वहाँ एक कोटर हमें मिलेगा। तो इससे इसकी जो चालकता हो जाती है बहुत कम होती है ना। जो यहाँ पे अपने अर्धचालक दिए गए हैं इनकी चालकता जो हो जाती है बहुत कम हो जाती है, इस वजह से इनका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखा कि शुद्ध अर्धचालक अथवा निज अर्धचालक क्या होते हैं। अब हम लोग अशुद्ध अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे या फिर जानेंगे कि क्या होता है बाह्य अर्धचालक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आया है चीज़ें क्या समझाई गई हैं तो उनको दोबारा देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी आपको यहाँ लिखाया गया है उसको अपने नोट्स में नोट करते हुए चलिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं कि क्या होता है अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। जो अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक होते हैं ये बने होते हैं शुद्ध अर्धचालकों से। बस क्या होता है इसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटीज़ अशुद्धियाँ मिला दी गई होती हैं। हमें यहाँ पे इस प्रकार की अशुद्धियाँ मिलानी होती है जिसकी संयोजकता 5 अथवा 3 हो। जैसा कि इसमें बताया गया है कि यदि किसी ऐसे पदार्थ की बहुत थोड़ी सी मात्रा जिसकी संयोजकता 5 अथवा 3 हो शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में अपद्रव के रूप में मिश्रित कर दें तो क्रिस्टल की चालकता काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर अपद्रव के रूप में हम लोग 5 या 3 संयोजकता वाले किसी अशुद्धि को मिला देते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन में तो उसकी संयोजकता काफ़ी बढ़ जाती है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि 10⁸ जर्मेनियम परमाणुओं में अगर सिर्फ हम लोग एक अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर दें तो जर्मेनियम की जो चालकता होती है लगभग 16 गुना बढ़ जाती है। ऐसे अशुद्ध अर्धचालकों की बाह्य अथवा अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। मतलब इस प्रकार से जो बनता है अर्धचालक उसे हम लोग कहेंगे बाह्य अथवा अपद्रव्य अर्धचालक। और इस मिश्रित करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं अपमिश्रण या फिर कह सकते हैं डोपिंग। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं वो कुछ और नहीं है, बस इसमें अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं तब बन जाता है हम लोग का अशुद्ध अर्धचालक या फिर बाह्य अर्धचालक। जो बाह्य अर्धचालक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप का और एक होता है पी टाइप का, है ना। तो जो एन टाइप का होता है वो बना होता है इसमें हम लोग 5 संयोजकता वाले अपद्रव को मिला देते हैं, है ना। इसमें हम लोग मिलाते हैं 5 संयोजकता वाले अपद्रव को। और जो पी टाइप का होता है इसमें हम लोग मिलाते हैं 3 संयोजकता वाले अपद्रव को। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर 5 संयोजकता वाले को मिलाते हैं तब बनता है एन टाइप का अर्धचालक, और जब 3 संयोजकता वाले अपद्रव को मिलाते हैं तो बनता है पी टाइप का अर्धचालक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है एन टाइप और पी टाइप का अर्धचालक। नोट कर लीजिए इसको। तो देखते हैं क्या होता है एन टाइप अर्धचालक। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये 4 संयोजकता वाले चाहे जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणु हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे कोई 5 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिला देते हैं 5 संयोजकता वाली अशुद्धि को यहाँ पे मिला देते हैं तो चूँकि 5 है उसकी संयोजकता तो उसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से व्यवस्थित है कि जो ये उसके पड़ोसी 4 संयोजकता वाले चाहे सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर लेता है। इस प्रकार से जो 5 संयोजकता वाला परमाणु है उसके 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाता है, लेकिन अभी भी उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होता है जो कि बहुत कम ही मात्रा में ऊर्जा देने पर वो मुक्त हो जाता है और ये इसके अंतराकाश में कहीं घूमने लगता है। जो खाली स्थान होते हैं वहाँ पर वो घूमता रहता है, जिसकी वजह से ये एक अच्छे चालक की भांति व्यवहार करता है। आवेश वाहक होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं
और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन देता कौन है? ये दाता परमाणु होता है जो हमने अशुद्धि के रूप में मिलाया हुआ है, वो देता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग दाता परमाणु। तो इस तरह से बन जाता है अपना एन टाइप। जो इसकी थ्योरी है आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो पी टाइप अर्धचालक होते हैं उनमें क्या होता है, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। जब 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसमें कि क्या होता है कि इसके जो सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु है उसके 3 परमाणुओं के साथ ही इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉनों का तो साझा हो जाता है, परंतु चूंकि इसकी जो अशुद्धि मिलाई गई है जिसकी संयोजकता सिर्फ 3 है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये बन जाता है यहाँ पर कोटर, है ना, जिसे हम लोग कह देते हैं मुक्त कोटर। अब जब इसमें हम लोग वैद्युत क्षेत्र भेजते हैं तो क्या होता है कि अपने पड़ोसी जर्मेनियम या सिलिकॉन परमाणु से ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ये कोटर चला जाता है उस परमाणु के पास। इस प्रकार कोटर वैद्युत क्षेत्र दिशा में चलने लगते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं और इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो बस यही बेसिक अंतर है पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों में कि जो एन टाइप होते हैं वो 5 संयोजकता के होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा होता है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इससे संबंधित जो नोट्स है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी, आप लोग उसको भी नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग कुछ और बातों को समझते हैं कि जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं उसमें क्रिस्टल में जो चलनशीलता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। जो चलनशीलता होती है उसमें या चलनशील होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त होता है तथा इतनी ही संख्या में स्थिर धनात्मक दाता आयन होते हैं। जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें हमें क्या मिल जाएंगे, दाता आयन, क्योंकि उसी दाता आयन से जो हमने अशुद्धि उसमें मिलाई थी उन्हीं से तो 1 इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें उतने ही होते हैं उसमें दाता आयन जो उनको त्याग रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, आयन इसलिए धनात्मक होते हैं क्योंकि प्रत्येक से 1 इलेक्ट्रॉन अलग हुआ है। जाहिर सी बात है जब किसी परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे वो परमाणु पे धनावेश आ जाता है और क्रिस्टल हो जाता है उदासीन। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं पी टाइप में कि जो पी टाइप अर्धचालक होते हैं क्रिस्टल में जो चलनशील हैं वे होते हैं धनात्मक अर्थात कोटर, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहाँ पे बन जाता है कोटर। तो यहाँ पे चलनशील होता है वो होता है कोटर तथा इतनी ही संख्या में स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। जितने कोटर होंगे उतने ही उसको ग्रहण करने वाले जो है परमाणु आ जाएंगे, कह सकते हैं आयन होंगे। परंतु पी टाइप अर्धचालकों में कोटर की गतिशीलता एन टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की तुलना में कम होती है। कहने का मतलब जितना गतिशीलता यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉनों की उसकी तुलना में पी टाइप में कम होती है। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में ये समझा कि क्या होता है अर्धचालक, वे कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और वो किस तरह से काम में लाए जाते हैं उनके बारे में हमने समझा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।